नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अपनी कोचिंग पे। जैसा कि आप जानते हैं आज 14 सितंबर है और 14 सितंबर के लास्ट शिफ्ट आज का थर्ड शिफ्ट था। उसके साथ ही है वो SSC-MTS का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। अभी हम इसके एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो में हमने हैं वो सारे भी प्रश्न इंक्लूड किए हैं। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों के साथ और लाइक कीजिए। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको इसका PDF डाउनलोड करना है, अगर इसके अलावा भी जो भी शिफ्ट हुए हैं उन सभी के डाउनलोड करने हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। तो आज का थर्ड शिफ्ट का पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि ज्यूरिख डायमंड लीग में सिल्वर मेडल जीतने वाला एकमात्र भारतीय कौन है? तो वो है नीरज चोपड़ा। उन्होंने ज्यूरिख डायमंड लीग है उसमें 85.71 मीटर दूर भाला फेंक कर फाइनल में अपनी जगह बनाई और वहीं वह सिर्फ 15 सेंटीमीटर से स्वर्ण पदक जीतने से चूक गए थे। अगला क्वेश्चन है कि ए मेरे वतन के लोगों संगीत के निर्देशक कौन है? तो इसके निर्देशक है सी रामचंद्र। इससे पहले ये क्वेश्चन पूछा गया था कि यह संगीत है वो किस गायक ने गाया था? तो वो गाया था लता मंगेशकर ने। लता मंगेशकर ने यह पहली बार है वो 27 जनवरी 1963 को दिल्ली के नेशनल स्टेडियम में भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने यह गीत गाया था और नेहरू इस गीत से इतने प्रभावित हुए थे कि उनकी आंखों में आंसू आ गए थे और यह एक देशभक्ति सॉन्ग है। अगला क्वेश्चन है कि किस संगीतकार को है वो 2001 में भारत रत्न पुरस्कार मिला था? तो संगीतकार थे वो लता मंगेशकर थे। इसके अलावा बिस्मिल्लाह खान को भी 2001 में ही वो भारत रत्न पुरस्कार मिला था। 2001 में वो दो व्यक्तियों को, एक तो लता मंगेशकर और एक बिस्मिल्लाह खान, इन दो व्यक्तियों को वो भारत रत्न पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन है कि भारत में अधिकांश वर्षा है वो किस मानसून के द्वारा होती है? तो भारत में अधिकांश वर्षा है वो दक्षिणी पश्चिम मानसून के द्वारा भारत में वर्षा होती है। बात करें दक्षिण पश्चिम मानसून की हवाओं की तो ये है भारत है वो अपनी अधिकांश वर्षा है वो दक्षिण पश्चिम मानसून की हवाओं से प्राप्त करता है। दक्षिण पश्चिम मानसून अवधि को जून से सितंबर के बीच में कहा जाता है और दक्षिण पश्चिम मानसून वर्ष से होने वाली मौसमी हवाएं हैं जो दक्षिण पश्चिमी दिशा में अरब सागर से भारत की मुख्य भूमि की ओर आती है और केरल दक्षिणी पश्चिम मानसून द्वारा वर्षा प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य है। तो ये आपसे पूछा गया था कि भारत में सबसे पहले वर्षा कहाँ होती है? दक्षिण पश्चिमी मानसून से। तो वर्षा जो अरब सागर होता है इधर भारत के, वहाँ से वर्षा शुरू होती है और केरल में सबसे पहले प्रवेश करती है। और इससे है वो चेरापूंजी और मासिनराम है वो सबसे अधिक वर्षा होती है और ये इसका वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो वह भारत के मासिनराम में होती है। गारो खासी जयंतिया वो पहाड़ी है उनके बीच में है मेघालय के, तो उसकी वजह से वहाँ पे वर्षा अधिक होती है। इसके अलावा एक और वर्षा होती है भारत में, तो वो होती है उत्तरी पूर्व मानसून के कारण वर्षा होती है। तो इसके मानसून के बारे में बात करें तो जब हवाएं हैं वो ज़मीन से समुद्र की ओर लौटती है, यानी कि वापस यहाँ से वापस इधर लौटती है, तो मानसून को पीछे छोड़ देती है। पीछे हटने वाले मानसून को उत्तरी पूर्व मानसून भी कहा जाता है और अक्टूबर से दिसंबर की ओर उत्तरी पूर्वी मानसून की अवधि के रूप में जाना जाता है। वे दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी के साथ शुरू होते हैं। तमिलनाडु में उत्तरी पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा होती है। ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि दक्षिण पश्चिमी मानसून के अलावा एक और मानसून होता है उत्तरी पूर्वी मानसून, तो उससे है वो सबसे अधिक वर्षा कौन से राज्य में होती है? तो होती है तमिलनाडु में। एक वर्षा भारत में वो है जो बंगाल की खाड़ी से भी वर्षा होती है, बंगाल की खाड़ी इधर है, उससे वर्षा भी इधर होती है कुछ वैविधाप के कारण। अगला क्वेश्चन है कि मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स है यानी बहुआयामी गरीबी इंडेक्स जो है उसमें सबसे मुझे कहाँ 1% से भी कम गरीबी कहाँ है? तो वो है केरल राज्य में। और सबसे गरीब राज्य कौन सा है? तो वो है बिहार। केरल में है वो गरीबी 0.55% है। केवल का एक तो जिला ही ऐसा है जिसमें 100% वो अमीर है, वो गरीब है ही नहीं।
सबसे अधिक गरीब है वो बिहार है, बाद में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये जो राज्य, उत्तराखंड, ये है। अगला प्रश्न है कि होली हिंदू कैलेंडर के अनुसार किस महीने में मनाया जाता है? तो होली है वो फाल्गुन मास में मनाया जाता है, फाल्गुन मास की अमावस्या को। अगला विषय क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा निकाय है जो संवैधानिक निकाय नहीं है? तो वो है नीति आयोग में इसका ऑप्शन था। बात करें संवैधानिक निकाय की, तो संवैधानिक निकाय वो होते हैं जिनका उल्लेख है वो संविधान के अनुच्छेदों में मिलता है। गैर संवैधानिक उल्लेख वो होते हैं जो वो सहायता तो करते हैं, संगठन होते हैं, वैसे सरकार की सहायता करते हैं संगठन बहुत सारे, लेकिन वो उनका संविधान में उल्लेख नहीं होता है। तो योजना आयोग इसे कहते हैं। इससे पहले ये है, इससे पहले योजना आयोग था, वर्तमान में 2015 के बाद में इसे नीति आयोग बना दिया गया है। तो कुछ बात करते हैं संवैधानिक निकाय के प्रमुख संवैधानिक निकाय, ये कुल मिलाकर लगभग 20 संवैधानिक निकाय ऐसे हैं जिनका उल्लेख संविधान में मिलता है। तो भारतीय निर्वाचन आयोग है, भारत का संघ और लोक सेवा आयोग है यानी UPSC, और भारतीय राज्य लोक सेवा आयोग है, और वित्त आयोग है, GST परिषद है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है। ये सब है जो इनका उल्लेख, इसके अलावा और भी है जिनका उल्लेख है वो संविधान में मिलता है। ये मुख्य यही है। बात करें भारत के 9 गैर संवैधानिक निकाय के बारे में, जैसे नीति आयोग है वो गैर संवैधानिक हैं, लोकपाल और लोकायुक्त, केंद्रीय जांच ब्यूरो, राज्य मानवाधिकार आयोग है। आपको देख के रहेगा कि इनका उल्लेख संविधान में मिल सकता है, लेकिन संविधान में कहीं इनका उल्लेख नहीं है। जो राष्ट्रीय विकास परिषद है, केंद्रीय सतर्कता आयोग है, केंद्रीय मानवाधिकार आयोग है, केंद्रीय सूचना आयोग है, राज्य सूचना आयोग है, ये सभी जो है, ये जो नवीन मैंने 9 बताए हैं, उन सभी का उल्लेख है वो संविधान में नहीं है और ये गैर संवैधानिक निकाय हैं। आप ये याद करके जाइएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था आज का कि 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो बांग्लादेश के ढाका में, जब बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, तो वहाँ पे इसकी स्थापना हुई थी। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1906 में हुई थी। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि इंडिया गेट भारत के किस शहर में स्थित है? तो इंडिया गेट आप सभी जानते होंगे, इंडिया गेट पे फोटो आपने देखा, बहुत बार देखा होगा। तो ये नई दिल्ली में स्थित है, भारत की। अगला क्वेश्चन है कि ट्रुथ, लव एंड ए लिटिल मॉलिश किसकी आत्मकथा है? ये क्वेश्चन भी SSC का बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, मैंने पता नहीं कितनी बार इस पर बात कर ली है, तो नहीं करेंगे इस पर बात ज़्यादा। ये खुशवंत सिंह के द्वारा लिखी हुई उनकी आत्मकथा है। अगला है बेल्जियम में फ्लैंडर्स कप 2023 एथलीट में पुरुषों की 100 और 200 मीटर दौड़ में किसने दो रन नहीं है, 2 रजत है, ये क्वेश्चन गलत है, 2 रजत है, सॉरी, ये 2 रजत पदक जीते हैं। तो वो है रजत नहीं है, ये 2 गोल्ड है, सॉरी, 2 गोल्ड है, 2 गोल्ड किसने जीते हैं 100 में और 200 मीटर में, बड़ी मिस्टेक है। 2 गोल्ड किसने जीते हैं? तो वो है अमदान बोरगोहेन, जो कि एक धावक है, तो उन्होंने है वो 2 गोल्ड मेडल जीते हैं 100 और 200 मीटर की दौड़ में। अगला क्वेश्चन है कि प्लेइंग इट माई वे पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है सचिन तेंदुलकर, उसके बोरिया मजुमदार इसके सहायक लेखक हैं, इनकी आत्मकथा है। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत कितने रुपए का लोन मिलता है? तो वो मिलता है 10 लाख रुपए का। अगला क्वेश्चन है कि किरुचरण महापात्रा का संबंध है वो किस नृत्य से है? तो वो है ओडिसी नृत्य से इनका संबंध है, और इन्हें 1992 में है वो पद्मश्री अवार्ड मिला था, 2000 में है इन्हें पद्म विभूषण अवार्ड मिला था, और 21वीं शताब्दी का है वो ओडिसी नृत्य को पुनर्जीवित करने का श्रेय है वो किरुचरण महापात्रा को भी जाता है। तो ये एक महान हस्ती है और ये बार बार पूछा गया क्वेश्चन भी है SSC में। अगला क्वेश्चन है कि विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो B1 की कमी से है वो बेरी रोग होता है। ये क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था, विटामिन B वाला। और विटामिन B का रासायनिक नाम होता है वो होता है थायमीन। विटामिन ए का होता है रेटिनॉल होता है और B का होता है थायमीन। अगला है क्वेश्चन कि 6 वर्ष से कम जो बच्चे होते हैं उनको सब सुविधा देना किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो वो है अनुच्छेद
45 गुण। इसके अलावा बात करें तो दादा भाई नौरोजी की पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के बारे में पूछा था कि दादा भाई नौरोजी की पुस्तक कौन सी है, वो है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये क्वेश्चन भी एसएससी में बहुत बार पूछा गया है। इसके बारे में और कंप्लीट बात करें तो नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। ग्रैंड तो बड़े, ग्रैंड मतलब महान। और नौरोजी ने 1867 में धन के विकास सिद्धांत पर प्रस्ताव रखा था, जिसमें कहा था कि ब्रिटेन भारत को पूरी तरह से सुखा रहा है। और नौरोजी ने अपनी पुस्तक में बताया था कि कैसे अंग्रेज भारत की संपत्ति को लगातार और चिकित्सकीय रूप से नष्ट कर रहे हैं, जिसमें देश की गरीबी बढ़ रही है। उन्होंने यह भी लिखा था कि औपनिवेशिक प्रशासन में भारत के राजस्व की जबरदस्त हानि का प्रमुख कारण था, जो 200 से 300 मिलियन पाउंड का था और कभी प्रतिपूर्ति नहीं किए गए थे वो चीज़ें। अगला क्वेश्चन था कि बेरोजगारी दर और मौद्रिक मजदूरी में परिवर्तन के बीच आर्थिक संबंध की परिकल्पना कौन सा वक्र, मतलब क्या चीज़ करती है, तो वो करती है फिलिप्स वक्र है, वो बेरोजगारी दर और मौद्रिक मजदूरी के बीच के परिवर्तन के बीच में संबंध में परिकल्पना करता है। अगला क्वेश्चन है अखिल भारतीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप का आयोजन है वो किस शहर में किया गया था, तो यह दिल्ली में किया गया था। और यह 24 से 26 और फरवरी 2023 के बीच में किया गया था। यह भारत और ताइक्वांडो कहाँ का है, शायद कोरिया का है, कहाँ का है। तो ये 50 साल जो संबंध पूरे हुए भारत और कोरिया के बीच में, उनके संबंध में है, वो उनके उपलक्ष्य में यह इसका आयोजन किया गया था। ताइक्वांडो चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि कैलोरी मीटर है वो क्या मापने का काम आता है, तो कैलोरी मीटर आप जानते हैं उष्मा मापने का एक यंत्र है। अगला क्वेश्चन है कि ऊँट और जंगली गधे हैं वो क्रम से पाए जाते हैं, तो ऊँट और जंगली गधे हैं, ऊँट है वो रेगिस्तान में पाए जाते हैं और जंगली गधे हैं वो कच्छ के रण में पाए जाते हैं। तो कच्छ का रण है वो जंगली गधों के लिए फेमस है। अगला क्वेश्चन है कि प्रोज्य आय और प्रोज्य व्यक्तिगत आय क्या है, तो प्रोज्य आय और या प्रोज्य व्यक्तिगत आय के बारे में बात करें तो प्रोज्य आय जिसे प्रोज्य व्यक्तिगत आय जिसे DPI के रूप से जाना जाता है, वह धन जो किसी व्यक्ति के पास आयकर के भुगतान के बाद बचता है, यानी टैक्स देने के बाद बचता है। और प्रोज्य आय का उपयोग है वो घरेलू उपभोग, बचत और खर्चों के लिए किया जाता है। और प्रोज्य आय बराबर कुल आय में से जो टैक्स देते हैं वो घटाना है, बाद में गैर कर अदायगी, मतलब जो टैक्स काट के जो बचता है वो होता है प्रोज्य आय। और व्यक्तिगत आय में वेतन और अन्य आय, सरकार से स्थानांतरण भुगतान और कर्मचारी सामाजिक बीमा योजना आदि शामिल है। दोस्तों इसमें हमने वो आज के शिफ्ट की सभी शिफ्टों की बात की है हमने, तो सभी सारे क्वेश्चन की बात कर ली है हमने। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज SSC MTS का एग्ज़ाम है वो समाप्त हो चुका है। अभी हम कल सुबह है वो इसके जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ होती है उसके बारे में बात करेंगे, तो आप वो वीडियो भी जरूर देखिएगा। आपका कितने स्कोर बन रहे हैं, कितना सेफ स्कोर होगा, कितना होगा, तो सभी बच्चों का मैं पोल डाल के है वो आपको बता दूंगा कि कितने बच्चों का क्या कितने सही हुए हैं कितने नहीं हुए हैं। तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देखिएगा, आपके लिए वो भी काफ़ी हेल्पफुल होगा। कल आपका वीडियो देखिएगा, आपकी संतुष्टि के लिए वो भी अच्छा होगा। और ऐसे ही हमारे चैनल को सपोर्ट बनाए रखिएगा दोस्तों, आइए भी एनालिसिस के लिए जो भी आपके एग्ज़ाम हो उसके लिए। और अगर आपको SSC के जो एग्ज़ाम हुए हैं 2023 में, सभी एग्ज़ाम जैसे CGL का हुआ था, MTS का हुआ था, CHSL का हुआ था, अभी CGL का वापस हुआ था और MTS का भी वापस हुआ है, तो इन सभी का वो PDF है वो आपको मोबाइल नंबर मिल जाएगा। एक्सप्लेनेशन के साथ चाहिए तो वो भी मिल जाएगा आपको, जो भी आपकी डिमांड होगी उसके हिसाब से वो आपको PDF प्रोवाइड, वैसे वो आपको वो टेलीग्राम पे मिल जाएगा सभी PDF। अगर आपकी कुछ और जैसे कुछ हो कि मुझे सर ये इसके साथ में चाहिए तो आपको वो भी प्रोवाइड करवा देंगे आपको। अगर आपको मुझसे कॉन्टैक्ट करना है तो आपको टेलीग्राम पे जो दिया हुआ है लिंक, वहाँ से जाके जो एडमिन वाला है वहाँ से आप मेरे को टेलीग्राम पे कर सकते हैं मेरे को मैसेज, नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर भी दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर, वहाँ से जाके आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों ऐसे ही हमारे चैनल पर सपोर्ट बनाए रखिएगा। आपका बहुत बहुत आभार आपको इतना प्यार दिखाने के लिए। धन्यवाद दोस्तों।